हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को 2011 से 23 तक के देख रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं और ये भी जानते हैं कि उसका सही आंसर क्या है और ये भी जानते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, और हर ऑप्शन के बारे में अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन होता है तो आसानी से आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 20 से 25 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से ये पता चलता है कि यूपीएससी का लैंग्वेज क्या है, प्लस कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन को कितना गहराई में पूछता है और कितना सारे डायमेंशन को कवर करता है। तो ये आइडिया लेके फिर हम लोग जो 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 2013 का 60 क्वेश्चन देख लिया, 2014 का 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, 2015 का 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आई का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाला है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2015 का पेपर है, एक तरफ इंग्लिश में, और 2015 का पेपर एक तरफ हिंदी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। बोल रहा है पहला 2021 का 2015 का 21वां क्वेश्चन है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियडिकली। दोस्तों हर साल यूपीएससी अल्टरनेट ईयर में या तो हर साल पूछेगा या तो अल्टरनेट ईयर में रिपोर्ट के बारे में पूछता है। और मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था 4 से 5 पेज का था, जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, कम से कम 100 रिपोर्ट के बारे में है। तो उसको एक बार आप पढ़ेंगे तो कोई भी रिपोर्ट आपसे जो है नहीं छूटेगा यूपीएससी में, है ना। तो मैंने बताया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक करता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के द्वारा आपको ये भी ऑप्शन में पढ़ना पड़ेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो मैंने वो आपको एक जो दिया है पीडीएफ, उसमें बताया है। ईबीआरडी जो है वो कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, ये भी मैंने बताया है। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक वो कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता, वो काम का उतना नहीं है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसका हेड क्वार्टर कौन है, इसका इंडिया मेंबर है कि नहीं, इसका अमेरिका मेंबर है कि नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसका है, तो ये सब हमें जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ ईबीआरडी के बारे में होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको इकोनॉमी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इकोनॉमी पूरा पढ़ाया है, मृणाल सर वाला पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ से आप वर्ल्ड बैंक देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक और ईबीआरडी के बारे में बताते हैं। तो अगर हम एशिया विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट के बारे में बताएं दोस्तों, तो ये 1966 में बना था। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या है, तो सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इसका काम है, सामाजिक और आर्थिक विकास ये करता है। ठीक, इसमें टोटल 68 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो देश को ये सर्व करता है वो इंडो पैसिफिक, इंडिया और पैसिफिक ओशियन के अगल बगल जितने भी देश हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के देश हैं, उनको ये कवर करता है। 68 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि शेयर होल्डर किसका है, ठीक है, तो जापान और यूएसए का जो शेयर होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। दोनों का शेयर होल्डिंग 15.5% दोनों का है लगभग। ठीक है, उसके बाद चाइना का है और इंडिया का चौथे स्थान पे है। तो इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है वो चौथे स्थान पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यूनाइटेड नेशन में एक पर्यवेक्षक का स्टेटस है, ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका, किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसका जो इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, इसके का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मनीला, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में एक प्लेस है मनीला, तो वहाँ का पे इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वो देखिए आगे। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी ने एआईआईबी से क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था, 2019 में। ठीक है, तो पूछा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा था। तो यूपीएससी आपसे एडीबी के बारे में भी पूछ सकता है सेम पैटर्न पे, कि क्या एआईआईबी में 80 देश से ऊपर हैं, क्या इंडिया का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये फिर तीसरा ऑप्शन है कि एआईआईबी का कोई भी मेंबर एशिया के बाहर का नहीं है। ठीक है, तो एडीबी से भी पूछ सकता है क्या एडीबी में एशिया से ही मेंबर होता है या इंडो पैसिफिक से। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के अगल बगल जितने भी देश हैं लगभग उसका सभी देश 68 देश मेंबर है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसका है, यूएसए एंड जापान का है। ठीक है, और इसमें 68 देश है, मतलब मोर देन 60।
तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है हेडक्वार्टर से, जिस तरह AIIB का पूछा है। तो AIIB जब ऑप्शन में आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे 2019 में। तो अभी तक के लिए ADB के बारे में समझ में आ गया। तो UPSC देखिए क्वेश्चन पूछता है, तो जो पैटर्न पे हम लोग पढ़ते हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए PYQ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा ADB के बारे में हो गया। अब हम EBRD के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो है ये 1991 में बना था, ठीक है। मतलब आज से 32 साल पहले के आसपास, ठीक है, समझ में आएगा। ये सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल, जिस तरह ADB भी है अंतर सरकारी संस्था, ये भी है, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लंदन में, ठीक है। लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेड क्वार्टर है। जाहिर सा बात है कि इंडिया इसका मेंबर जो है नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा इसमें शेयर होल्डिंग जो है वो है अमेरिका का, USA का, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसका शेयर होल्डिंग है? USA का है। इसमें 71 देश इसके मेंबर हैं और 2 यूरोपियन यूनियन का जो संस्था है वो भी इसका मेंबर है, ठीक है। और सबसे नया मेंबर है इसका बना है नाइजीरिया। कौन बना है? नाइजीरिया नहीं, अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीका में। इसका मतलब टोटल 71 देश हैं, तो यूरोप में तो 71 देश होगा नहीं, कम देश है ना। तो मतलब यूरोप के बाहर भी देश इसके मेंबर है, जैसे अमेरिका भी इसका मेंबर है। एक चीज़ और याद करना है आपको, जो EBRD है उसका भारत भी देश है, इंडिया भी इसका मेंबर है। अगर आपको लग सकता है कि नहीं इंडिया नहीं होगा मेंबर, लेकिन इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा EBRD के बारे में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 21 का है, ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। बोल रहा है कि जब भारत का रिजर्व बैंक जो है, जो SLR है, जिसको सांविधिक नकदी अनुपात बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, PYQ में भी ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जिसमें पूछा था CRR के बारे में और MSF के बारे में पूछा था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको SLR CRR के बारे में बताया था, ठीक है। 50 आधार कम करता है SLR को बेसिस पॉइंट, तो क्या होगा? आपको पता है SLR क्या होता है? बैंकों को जितना भी उसका NDTL है, ठीक है, उसका कुछ परसेंट SLR के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। SLR में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है, ठीक है, उसके बाद गोल्ड के रूप में रख सकता है या रुपया के रूप में अपने पास रख सकता है। और इस पर RBI के पास ये रखना नहीं होता, बैंक अपने पास इसको रखता है और इस पर बैंक को प्रॉफिट भी होता है। SLR कितना होगा ये कोई नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ 40% से अधिक SLR नहीं हो सकता है। और ये हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत SLR गवर्न होता है। CRR जो होता है उसमें ऊपर का कितना परसेंट रखना है, नीचे कितना परसेंट रखना है, मतलब उसका कोई रेंज नहीं है, कितना परसेंट भी CRR हो सकता है। लेकिन SLR जो है मैक्सिमम 40% और मिनिमम 0% हो सकता है, ठीक है। तो SLR अगर कम करेगा, SLR क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कम करेगा, SLR कम करेगा तो बैंक को अपने पास पैसा कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा लोन में देने के लिए। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये था, सर RBI ने बोला कि नहीं, आप जो है 40 रुपये SLR के रूप में अपने पास रखो। तो बैंक को लोन देने के लिए कितना रुपया बचा? 60 ही रुपया बचा। 60 रुपये भी नहीं बचेगा, कुछ पैसे इसको CRR में भी रखना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 40 रुपया आपका SLR है, मान लीजिए 10 रुपये CRR है, तो 100 में से 50 रुपये तो उसको अलग रखना पड़ेगा, तो 85 रुपये ना वो लोन दे पाएगा। और वहीं अगर RBI SLR को कम कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 से घट के मान लो 39 हो गया। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5, ठीक है, परसेंट, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है, ठीक है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब कितना होगा, 0.5%। तो अगर SLR कम होगा तो RBI के पास, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए होगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कट कर देगा, कट करेगा ना, क्योंकि बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये था पहले, अब SLR और CRR मिला के मान लीजिए 50 रुपये था, तो बैंक 50 रुपये ही लोन दे पा रहा था। अब 50 रुपये में बैंकों को क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो जाहिर सा बात है कि ये इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाएगा। अब मान लीजिए बैंक बोलेगा, RBI बोला कि नहीं, आप जो है आप 49.5 रुपया जो है आप अपने पास रख सकते हो, हम आपको 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% कम किए हैं, तो बैंक आप कितना लोन दे पाएगा, 50.5% लोन दे पाएगा।
पहले दे पाता था 50%, अब लोन ज़्यादा, बैंक लोन ज़्यादा पैसा बैंक अगर लोन दे पाएगा तो बैंक को अब प्रॉफिट तो उतना ही कमाना है, तो बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग पब्लिक लोन लेगा, क्योंकि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए बच गया है, तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, कम। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है जब CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब घटता है तो। ठीक है, अभी इसमें बोल रहा है इंडिया GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। इंडिया का GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगा। GDP क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो SLR बनने से ये तो होगा कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो कंपनियां लोन लेगी तो फैक्ट्री लगाएगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट घटने से कंपनियां लोन लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पूछा है लाइकली मतलब क्या, निम्नलिखित में से होने की संभावना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि ग्रोथ रेट इंक्रीज बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट GDP और भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। फिर बोल रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल। फॉरेन बाहर से विदेशी लोग पैसा लाएगा नहीं लाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस देश में रेगुलेशन कितना है, हम आसानी से रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है कि SLR कम हुआ तो फिर अपना तुरंत विदेशी लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है, और वैसे भी देखिए जब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा, ब्याज दर कम करेगा, तो जो लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो भी तो, उनको भी तो कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कम ब्याज मिलेगा तो क्या होगा, बाहर से लोग अगर बैंक में, इंडिया में बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट बोल रहा है इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी। तो देखिए तरलता इससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ज़्यादा ज़्यादा लोन जो है पब्लिक लेगा। ठीक है, लोन पब्लिक अगर लेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा, ना कि लिक्विडिटी कम होगा, इसीलिए ये हमारा गलत है। तो जो 22 का सही है वो है ऑप्शन सी। बाकी मैंने आपको ऑप्शन A, B, D को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये GDP ग्रोथ रेट वाला में आपको कंफ्यूज नहीं होना। GDP मतलब क्या होता है, जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होने लगेगा। और उसमें भी बोल रहा है कि GDP का ग्रोथ रेट भी खाली उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा बैंक कैसा है, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा इंडस्ट्री कम्पिटिटिव है कि नहीं, उसका डिमांड कितना है वो सामने वाले गुड्स का, तब जाके हमारा GDP ग्रोथ होता है। तो GDP कोई एक चीज़ से इंक्रीज नहीं करेगा। और इसमें मोर देन वन ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं कि 1 2 2 3, तब हम इसको जो सबसे सटीक उत्तर होगा हम उसको उसकी तरफ जाना चाहिए। 22 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो नैनो का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ का अगर साइज 1 से 100 नैनोमीटर होगा, मतलब 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर होगा, तो उसको हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब जब हम टेक्नोलॉजी में एकदम नैनो चीज़ यूज करते हैं, एकदम छोटे छोटे चीज़ यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे कि हमको अगर किसी के बॉडी में दवा डालना है तो एक छोटा सा एकदम रोबोट होगा जो आपके नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, उसके हाथ में दे देंगे दवा और वो अपने उसके आपको बॉडी में वो उसको घुसा देंगे मुंह से, और फिर आसानी से वो जहाँ दवा उसको डालना है वो डाल देगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में होता है कि जहाँ पे आपको ड्रग डालना है, ठीक है, वहाँ पे आप डाल सकते हो। बहुत छोटा होता है रोबोट बना के, जो आपको आंखों से दिखेगा नहीं। कितना छोटा है, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 मीटर का 10⁻⁹ तो सोच लो कितना छोटा है। फिर बोला नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी क्या करते हैं हम लोग, जीन को जो है अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, जीन को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे BT कॉटन है, उसमें हम लोग एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसके जो है हम लोग जीन को निकाल के कॉटन में डाल दिए ताकि हमारा कॉटन जो है कीड़ा मकोड़ा उसको ख़त्म ना, नष्ट ना कर पाए, तो इसको हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। देखिए ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कि नहीं, जैसे नैनोटेक है, रोबोटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत सारे पर्पस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों 1 और 2। तो नैनोटेक से UPSC ने 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था ना, जो मैंने आपको बताया था। देखिए बोला देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स मतलब किससे निकलेगा, नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ आप यूज करेंगे तो जो बच गया पार्टिकल जो नुकसान का है उसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना, जो नुकसानदेह होता है, सब तो नहीं लेकिन कुछ।
नैनो पार्टिकल, उसके बारे में। इसका मतलब नैनो टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो साइंस टेक में जब आपको पढ़ाऊँगा तो देखिएगा नैनो टेक पे मैं फोकस अच्छे से करूँगा और अच्छे से आपको बताऊँगा सब चीज़ कि नैनो टेक का कहाँ यूज है, किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, किस तरह से हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या इससे समस्याएं हैं, कैसे हम लोग उसका निदान करेंगे, प्रेजेंट में भारत सरकार क्या कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है नैनो टेक में, तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक हम लोग कितने डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा, फिर देखिए 2015 में पूछा है, ठीक, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो नैनो टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो खाली हम आंसर नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहे नैनो टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ सेक्टर में, हो सके अगली बार पूछ दे कि नैनो टेक्नोलॉजी का रोल डिफेंस के सेक्टर में क्या होगा। तो नैनो टेक हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है दोस्तों। बोला इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर जो है दोस्तों, कृषि जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में। राज्य सूची में तो हर देश, हर जो राज्य है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर उत्पाद को रेगुलेट करने के लिए एपीएमसी बनाया है, ठीक है। एपीएमसी बोलते हैं मंडी, जहाँ पे कोई भी किसान अपना अनाज जो है बेचता है, और एपीएमसी सरकारी मंडी होता है, ठीक है, जहाँ जो हर राज्य के द्वारा बनाया जाता है। हर राज्य तो नहीं बनाए, जैसे बिहार में एपीएमसी मंडी नहीं है ना। तो सर, तो ये क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वो रेगुलेट करती है कि कौन चीज़ कितने में ख़रीदा जाएगा, वो ये रेगुलेट करती है कि, तो बोल रहा है कि राज्यों द्वारा अधीन नियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, तो एकदम सही है। एपीएमसी एक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो हमें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि पहला इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तो इसके बारे में हम देखेंगे। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है सी और डी, वो इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 उतना काम का नहीं है। लेकिन हाँ, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीएससी, ये करंट अफेयर में था कोरोना के समय, और बार बार इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है, नाम क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये 1955 में आया था। मकसद यही था कि कोई भी चीज़ का कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कोई उसको स्टोर कर सकता है, कैसा उसको सप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ को रेगुलेट करने का पावर जो है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था। कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोकहित के मामलों में कोई भी चीज़ को डिसाइड कर सकता है कि वो इसेंशियल चीज़ है या नहीं। जैसे भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया कोरोना के समय मास्क जो है वो आपका इसेंशियल चीज़ है, तभी मास्क का जो है कालाबाजारी ये सब कम होने लगा, और लोगों को सस्ते रेट पे फिर धीरे धीरे करके मास्क वास्क इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने लगा, ठीक है। तो इसेंशियल कमोडिटी क्या है, होगा क्या नहीं होगा, वो डिसाइड करता है भारत सरकार। तो भारत सरकार जो डिसाइड करती है कि कोई चीज़ आवश्यक वस्तु है या नहीं है, वो राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके करती है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मंत्रालय है ना। तो वो ये चीज़ को देखती है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, भारत सरकार के तरफ से, ठीक है। तो देखिए अभी तक भारत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ चीज़ को ऐड किया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या पता यूपीएससी पूछ, लेकिन इनमें से कौन सा चीज़ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है। जिस तरह पूछा था एक बार कि एमएसपी में क्या क्या है, तो हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सबसे पहले है फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइजर्स इसमें है, मतलब उर्वरक है। इसमें है दाल, दाल को इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेस है, फर्टिलाइज़र है। उसके बाद इसमें एडिबल ऑयल, मतलब खाद्य तेल, खाद्य तेल भी इसमें है। इसमें है सीरियल्स, CERELS, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है। इसमें है तिलहन, मतलब ऑयल सीड्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ है जो आप सोचेंगे कि नहीं होगा इसमें, वो है पेट्रोलियम एंड एलाइड प्रोडक्ट, पेट्रोलियम एंड एलाइड मतलब पेट्रोलियम और उससे जुड़े उत्पाद, ये भी इसेंशियल कमोडिटी है, मतलब भारत सरकार इसको भी जो है रेगुलेट कर सकती है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल है उसके जो बीज है, सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सीड मतलब बीज, वो भी इसेंशियल कमोडिटी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बीज जरूर है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे
कभी कभी फल जो है वो आपका कितना महंगा हो जाता है, लेकिन भारत सरकार फल वल को कुछ रेगुलेट नहीं करती। लेकिन वहीं जब आपका ये सब हो जाता है, अनाज वनाज जब ऊपर नीचे होता है तो या दाल होता है, तो सरकार उसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत रेगुलेट करती है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए, ये जो हमारा 1955 का कानून था, ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2020 में चेंज किया, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, 2020 में इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें ये बोला कि भारत सरकार नॉर्मल केस में रेगुलेट नहीं करेगी कि कौन सा चीज़ इसेंशियल है या नहीं है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा तभी उसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सरकार लागू करवाएगी। इसेंशियल जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ऐसा सिचुएशन होगा जो बहुत विशेष है, जैसे जब युद्ध हो गया, वार, या फिर भूखमरी हो गया, फाइमाइन जिसको बोलते हैं, या नेचुरल कैलामिटी हो गया इत्यादि में भारत सरकार इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर सकती है, नॉर्मल केस में लागू नहीं करेगी। ठीक है, उसके अलावा बोला गया है कि ठीक है इस केस में भी लागू करेगी, लेकिन जब भी कोई सामान का मूल्य, ठीक है, 100% बढ़ जाएगा, मतलब 10 रुपये था तो वो बढ़ के हो गया 20 रुपये। ठीक है, किसका 10 रुपये बढ़ेगा? जो हॉर्टिकल्चर होगा, हॉर्टिकल्चर मतलब फल फ्रूट होगा, तो उसका अगर प्राइस 100 रुपये अगर बढ़ जाता है, या फिर जो ऐसा फसल जो ख़राब नहीं होता है, नॉन पेरिसेबल, तो अगर उसका मूल्य 50% बढ़ जाता है, ठीक है, तब जाके सरकार इसको रेगुलेट करेगी इसेंशियल कमोडिटी के रूप में। तो अगर हॉर्टिकल्चर है, मतलब सब्जी फल है, उसका प्राइस अगर 100% बढ़ गया है, ठीक है, और नॉन पेरिसेबल का 50%, तब सरकार इसको कर सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब सामान अगर वितरण कर रहा है, ठीक है, तो और उसके लिए वो इकट्ठा कर रहा है सामान वितरण के लिए अनाज, तो सरकार इस पे जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकती है कि तुमको कितना स्टोर करना है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर फूड को इकट्ठा किया जा रहा है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है दोस्तों नहीं लगेगा। समझ में आया। कोरोना के समय भारत सरकार ने क्या किया, जो सैनिटाइज़र था ना, हैंड सैनिटाइज़र, उसको भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया था। ठीक है, समझ में आया। अब उसको अब नहीं है, पहले था। मास्क और सैनिटाइज़र को भारत सरकार ने डाल दिया था कोरोना के समय में इसेंशियल कमोडिटी, लेकिन अब जो है उसको हटा दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जो है इसमें शामिल है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसका प्राइस 100% बढ़ता है, हॉर्टिकल्चर का 50%, तो सरकार क्या करती है, एक्स्ट्रा सामान को कहीं से इकट्ठा करती है और फिर जो है मार्केट में उसको डालती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक फ़ंड बनाया है जिसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड, इस फंड में ये मतलब एक कोष है, इसके द्वारा प्राइस को रेगुलेट किया जाता है, इससे पैसा निकाला जाता है, और जो भी सामान का प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है तो उससे सरकार उसको ख़रीदती है। ठीक है, वो थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है आपका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बन सकता है। ठीक है, तो 24 का जो आंसर होगा बी, बाकी ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 2020 में अमेंडमेंट भी हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 25 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, मतलब भारत का राष्ट्रीय जो है जलीय प्राणी है। ठीक है, तो बोल रहा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रिडली टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल। तो आपको तो पता तो होगा गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो क्या इतने जानने से हो जाएगा क्या? नहीं, हमें बाकी ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, गैंगेटिक ओलिव रिडली टर्टल के बारे में, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, घड़ियाल के बारे में, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी का मगर का बात करूं, तो ये आपका भारत है ना, तो भारत के ईस्टर्न कोस्ट में ये मिलता है। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है खारे पानी का मगर, ये भारत के ईस्ट कोस्ट में मिलता है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ये मिलता है। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप देखेंगे कि समुद्र का पानी जहाँ पर मिलेगा नदी में, वहाँ पे ये मिलता है, मतलब एस्चुरी के आसपास मिलता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी रहेगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन समुद्र में जहाँ नदी मिलेगा बिना गाद का,
ठीक है, उसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये मिलता है, मतलब कोस्टल एरिया में ये मिलता है। और कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट में उतना नहीं मिलता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब नदी में जो सबसे ज़्यादा, जो हम बोल सकते हैं कि जो रिवर में, मतलब रिवर जहाँ पे मिलता है समुद्र में, वहाँ पे तो आपको बड़ा बड़ा मछली नहीं मिलेगा। तो सबसे लार्जेस्ट जो राइपेरियन प्रीडेटर है, राइपेरियन मतलब नदी वाला प्रीडेटर है, शिकारी है, वो यही है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, कितना लंबा? बहुत लंबा। तो खारे पानी का मगर जो होता है, इसका IUCN में स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, याद रखिएगा। और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और भारत के ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है। और सबसे लिविंग रेप्टाइल से सबसे बड़ा रेप्टाइल है ये। ठीक है, रेप्टाइल में तो सरीसृप। ठीक है, और लार्जेस्ट राइपेरियन प्रीडेटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है, वो याद रखना आपको, और अंडमान निकोबार में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों ओलिव रिडली टर्टल का, तो ये आपको वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर में मिलता है, इंडियन ओशियन में और पैसिफिक ओशियन में। तो जहाँ जहाँ पैसिफिक ओशियन का पानी गर्म है और ट्रॉपिकल एरिया का है, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ, वहाँ पे आपको ओलिव रिडली टर्टल जो है मिलता है। ठीक है, एक साथ ये अपना अंडा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरीबाडा। तो अरीबाडा मतलब मास नेस्टिंग, जब वो एक साथ घोंसला बनाता है समुद्र के किनारे। ठीक है, और वहीं पे अपना अंडा देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरीबाडा। ठीक है, इंडियन ओशियन में जितना भी ओलिव रिडली है, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में जितना भी ओलिव रिडली है, उसका 2/3 आपको सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के का एक जगह है गहीर माथा। गहीर माथा, जब आपको हम भीतरकनिका नेशनल पार्क पढ़ाए थे, तो उसके वहीं पे बोला था कि गहीर माथा जो है उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे ये लोग पूरा ओलिव रिडली टर्टल जो इंडियन ओशियन में मिलता है, उसका 2/3 यहीं पे मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके अलावा आपको मैक्सिको में, कोस्टा रिका जो है, वहाँ पे भी ये आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद IUCN में इसका स्टेटस क्या है, मैंने बताया था पहले ही आपको। ओलिव रिडली का स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल। कैसे याद करेंगे? वल्नरेबल में LL आ रहा है नाम में, ओलिव में भी LL आ रहा है, ओलिव ओलिव ओलिव, तो वल्नरेबल वल्नरेबल, ऐसा याद कर लीजिए। इसके अलावा जो साइट्स हैं हमारा, साइट्स उसके अपेंडिक्स 1 में मिलता है। ठीक है, 1 में अपेंडिक्स में इसको रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हैं ओलिव रिडली टर्टल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इंडियन और पैसिफिक ओशियन में वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में है। भारत में जो इंडियन ओशियन है, उसका 2/3 हमको सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के गहीर माथा में ही मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 आपका क्लियर हो गया। अब है मतलब आपका ये 2 ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। एक हम लोग ओलिव रिडली के बारे में देख लिए, ठीक है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे आपका डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो इंडियन डॉल्फिन, अब कौन सा डॉल्फिन को भारत का बनाया गया है नेशनल एक्वाटिक एनिमल, वो बनाया गया है इंडियन डॉल्फिन का। ठीक है, तो हमने इसको मिटाते हैं यहाँ से, फिर हम लोग इन डॉल्फिन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए डॉल्फिन जो होता है ना दोस्तों, वो 3 टाइप का होता है। एक हो जो नदी, इंडस नदी और उसके अगल बगल ट्रिब्यूटरी में मिलता है। दूसरा जो सतलुज, जो आपका गंगेटिक नदी, गंगा नदी और उसके अगल बगल जो ट्रिब्यूटरी है वो उसमें मिलता है। ठीक है, और एक इरावदी नदी के आसपास मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इरावदी डॉल्फिन बोलते हैं। तो इंडस डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन एंड इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन को ही हम लोग साउथ एशिया डॉल्फिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया डॉल्फिन। ठीक है, तो साउथ, आप यहाँ ध्यान दीजिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। साउथ एशिया डॉल्फिन में कौन कौन आता है? गंगेटिक डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन। ये जो आता है वो साउथ एशिया डॉल्फिन में आता है। जो हमारा इरावदी डॉल्फिन है यह मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब म्यांमार के आसपास के एरिया में मिलता है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, तो भारत का जो एक्वाटिक एनिमल है वो है गंगेटिक डॉल्फिन। जो अब कोई भी डॉल्फिन आ जाए, चाहे इंडस आ जाए, गंगेटिक आ जाए या इरावदी आ जाए, तीनों का IUCN में जो स्टेटस है वो है आपका इंडेंजर्ड। क्या है? इंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडस डॉल्फिन भारत में कहाँ मिलता है? तो ब्यास नदी है, बस वहीं पे आपको इंडस नदी मिलता है, बाकी पाकिस्तान में मिलता है। गंगेटिक डॉल्फिन आपको गंगा नदी में, मेघना नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, और बांग्लादेश में एक नदी है कर्णफुली। क्या नाम है? कर्णफुली। कर्णफुली, ये बांग्लादेश में, वहाँ पे भी आपको गंगेटिक डॉल्फिन मिलता है। इसके अलावा गंगा नदी, मेघना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है।
ठीक है। देखिए इंडस डॉल्फिन और गंगेटिक डॉल्फिन, ये दोनों डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी में रहता है। इरावदी डॉल्फिन जो है वो, उसके लिए आपको ब्रैकिस वाटर चाहिए। ब्रैकिस मतलब जो ना तो बहुत ज़्यादा खारा हो ना बहुत ज़्यादा ताज़ा हो, ताज़ा ताज़ा पानी हो, कैसा पानी हो, दोनों का मिक्सचर, उसको ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। तो इरावदी डॉल्फिन वहाँ पे मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी मिलता है। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें कि तो उड़ीसा में आपको जो है ये डॉल्फिन मिलता है। ठीक है, कौन सा डॉल्फिन? इरावदी डॉल्फिन, समझ में आया। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, ठीक है, वो भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, जिसके बारे में पूछा था। तो डॉल्फिन के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। ठीक है, तो जो घड़ियाल है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं अब। ठीक है, तो घड़ियाल से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए घड़ियाल जो है दोस्तों, ये आपको कहाँ पे मिलता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपको चंबल नदी में मिलता है। ठीक है, चंबल नदी में आपको घड़ियाल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा घड़ियाल पहले बहुत जगह मिलता था, पूरा बांग्लादेश में, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अब खाली सिर्फ और सिर्फ घड़ियाल जो है इंडिया और नेपाल में ही मिलता है। इंडिया में और नेपाल में, और इंडिया में भी कहाँ पे? चंबल नदी में। ठीक है, अभी इसका 250 से ज़्यादा प्रजाति जो है, 250 से ज़्यादा अभी ये संख्या में नहीं बचा है, इसीलिए IUCN में इसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो घड़ियाल जो रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका, आपने देखा होगा इस तरह से होता है, हमको तो बनाने नहीं आता है, ऐसे करके होगा, लंबा सा निकला होता है इसका मुंह, ऐसे ऐसे दांत होता है, लंबा लंबा, ऐसे करके यहाँ पे उठा होता है। उसी घड़ियाल आपने देखा भी होगा टीवी में, चाहे चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा घड़ियाल के बारे में। तो ये सारे से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यूपीएससी रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया गैंगेटिक डॉल्फिन। लेकिन अब देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने घड़ियाल के बारे में भी पूछा है। ठीक है, यूपीएससी ने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी मेंशन किया है, ओलिव रिडली टर्टल के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 37, तो पूछा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार किस भी जानवर को हम लोग बिना परमिशन के नहीं मार सकते हैं, बिना कानून के द्वारा नहीं मार सकते हैं। तो घड़ियाल ऑप्शन में है। तो 2015 का पेपर अगर अच्छे से सॉल्व करते तो 2017 का क्वेश्चन भी बन जाता, ये वाला, है ना। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है। फिर देखिए 2017 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा है घड़ियाल, जिसके के बारे में बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। बोल रहा है अगर आप घड़ियाल को देखना चाहते हो उसके प्राकृतिक आवास में, मतलब जहाँ रहता है वहीं पे, चिड़ियाघर में नहीं बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना आपके लिए सबसे सही है। तो ऑप्शन में भितरकनिका, चंबल, पुलिकट और दीपर झील। तो ऑप्शन में देखिए चंबल नदी है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कोई बच्चा अगर 2015 का पेपर अच्छे से सॉल्व करता है, चंबल घड़ियाल जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आसानी से वो पढ़ता है। मैंने आपको बताया भी अभी कि चंबल नदी में मिलता है। भितरकनिका के बारे में मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो गहीर माथा बीच है वो वहीं पे है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपको ओलिव रिडली टर्टल मिलता है। तो अगर यहाँ से यूपीएससी चेंज करके अगला साल पूछ देगा, यदि आप ओलिव रिडली टर्टल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, तब हो जाएगा भितरकनिका मैंग्रोव, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। या पूछ देगा कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कहाँ देखेंगे, तो कहाँ मिलेगा ज़्यादा अच्छा है, तो भितरकनिका में मिलता है। ठीक है, पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ है, तो वो भितरकनिका है। ठीक है, पुलिकट झील के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। दीपर झील, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो दीपर झील है वो कहाँ पे है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये आपका होमवर्क है कि दीपर झील जो है वो कहाँ पे है, और ये आप कहाँ पे, और आपको इसमें कौन सा जानवर ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सब ऑप्शन के बारे में अच्छे से आपको बता दिया। तो इस तरह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। सिर्फ आंसर जानने से कोई फ़र्क नहीं होगा, एक एक ऑप्शन के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन बन रहा है। आप देख रहे हो, अब कोई भी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सब चीज़ का प्रूफ आपको दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। देखिए बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हम लोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। फर्स्ट बोल रहा है इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। वो इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कारों और करों के अपवंचन मतलब इवेजन की वकालत की। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इट वांटेड टू इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट।
या सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग मतलब वर्किंग क्लास जो काम करते हैं, का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और नेक्स्ट बोला इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी एंड ओप्रेस्ड क्लास, इसने माइनॉरिटी और ओप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का बारे में बोला। तो सबसे पहले हम समझिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी जो सोशलिज्म का बात करती थी, वो कांग्रेस के अंदर ही काम करती थी, जिसका स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव, ठीक है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव ने 1934 में किया, ठीक है। और इसके इसमें जो है राम मनोहर लोहिया भी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो 3-4 लोग मैंने मिल के ये पार्टी का स्थापना किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और ये कांग्रेस के अंदर में ही काम करता था, लेकिन लक्ष्य था सोशलिज्म, समाजवाद को बढ़ाना, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने एक किताब भी लिखा है जिसका वाई सोशलिज्म, क्यों सोशलिज्म, इसने एक बुक लिखा है, जयप्रकाश नारायण इन्होंने बुक लिखा है वाई सोशलिज्म। फिर द रेलिवेंस ऑफ डैश करके द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने एक बुक लिखा जिसका नाम है वाई सोशलिज्म द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने भी एक पत्रिका लेके आते थे जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट। तो राम मनोहर लोहिया भी एक पत्रिका लेके आते थे जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट। तो इन लोगों ने जो दोस्तों स्थापना किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है, समझ में आया। जिसमें अध्यक्ष जो थे वो हमारे आचार्य नारायण देव थे और जयप्रकाश नारायण जो थे उसके सेक्रेटरी थे इस पार्टी के, और ये कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। अब चूंकि जो पार्टी कांग्रेस से जुड़े रहेगा तो वो तो कभी नहीं बोलेगा कि सर्वहारा वर्ग का, वो तो डिक्टेटरशिप का बात ही नहीं करेगा, चाहे वर्किंग क्लास का अधिक नायकत्व हो या फिर क्या पूंजीवाद का, वो बात करेगा दोनों को बैलेंस का, उसी को तो सोशलिज्म बोलते हैं, है ना। ये बात जरूर करता था कि हमें पूंजीवाद को ख़त्म करना है, हमें समाजवाद लेके आना है, लेकिन एक बैलेंस तरीक़ा से, ये नहीं कि उखाड़ के फेंक दो, ये नहीं कि ब्रिटिश गुड्स का सामान को बहिष्कार करो, नहीं, हम लोग सबको लिमिट करना है, उसी को समाजवाद बोलते हैं, समझ में आया। तो ये बुर्जुआ जो क्लास था, बुर्जुआ माने समझ लो कि मिडिल क्लास, उसके साथ हाथ जरूर मिलाता था ताकि उसका भी कल्याण हो। ये नहीं कि बोलते थे कि पूंजीवाद को पूरा जड़ से उखाड़ के फेंको, पूंजीवाद को उखाड़ने का बात बोलता था, लेकिन हम सरकारी जो है प्रयास के द्वारा और हिंसा से नहीं, अहिंसा से ये बात करता था कि हमें जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, उसको ख़त्म करना है, हमें जो ज़मींदारी सिस्टम उसको भी ख़त्म करना है, फिर जो राजशाही है, प्रिंसली एस्टेट, उसको भी ख़त्म करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो डिप्रेस्ड क्लास है, वर्किंग क्लास है, ठीक है, उसको हम लोग आगे बढ़ाना है, सामाजिक आर्थिक विकास करना है, ये सब ये बात बोलता था। और रेडिकल तरह से, रेडिकल मतलब कि समझ लीजिए थोड़ा आगे बढ़कर ठीक है। तो ये कभी नहीं बात किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए माइनॉरिटी और ओप्रेस्ड क्लास के लिए, ये तो ऐसे मुस्लिम लीग डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटी को दिए हैं तो फलाना सीट से माइनॉरिटी ही खड़ा होगा और सिर्फ उसको माइनॉरिटी ही वोट करेगा, समझ में आया, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते। तो ऐसा ये बात नहीं किया था क्योंकि ये देश तोड़ने का बात नहीं करता था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस है नाम इसका, ठीक है, INC, है ना। इट बोल रहा है इट वांटेड टू इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, ये भी बात नहीं करता था, ये बैलेंस बनाने की बात बोलता था। फिर बोल रहा है इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स चोरी का ये थोड़ी ना बात बोलेगा, पागल है क्या। ये बात क्या करेगा, ये बात करेगा कि भैया जो गलत कानून है उसका हम लोग विरोध करेंगे, ना कि हम लोग ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे और टैक्स को हम लोग बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपका होमवर्क क्या है कि और भी कौन कौन से पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जान लीजिए। ऑल इंडिया किसान सभा था, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन था 1857 के क्रांति के पहले, ठीक है, और 1857 के क्रांति के बाद, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आप लूसेंट में भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने भी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाया तो सब डिस्कस किया था, तो उसको देखिए, सबका लिस्ट बना हुआ है। 86 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना, ठीक है। तो फर्स्ट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए बिल, द राज्यसभा कैनॉट वोट इन डिमांड फॉर ग्रांट, राज्यसभा कैनॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, मतलब वो अस्वीकार नहीं कर सकता, संशोधन भी नहीं कर सकता है। तो जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने राज्यसभा के बारे में चर्चा किया था, जिसमें बताया था कि राज्यसभा को मनी बिल में सुधार देने का तो
सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन उसको वो चेंज नहीं कर सकता है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन तक मनी बिल को अपने पास रख सकता है, जो आर्टिकल 110 के तहत लाया जाता है। इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर बोल रहा है कि द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है दोस्तों? अनुदान की मांग होता है कि हर मिनिस्ट्री को बजट में कुछ कुछ पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं अनुदान की मांग। चूँकि हमारा जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा में जिसका बहुमत रहता है वही सरकार बनाता है, इसलिए राज्यसभा को सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो सकता है इनडायरेक्टली या कोई क्वेश्चन पूछ के, लेकिन कौन मिनिस्ट्री को कितना पैसा देगा किसका नहीं देगा वो उस पर वोटिंग नहीं कर सकती, बस उस पर वो डिस्कस कर सकती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। तो डिमांड फॉर ग्रांट पर सिर्फ लोकसभा डिस्कस कर सकती है, उसको वोटिंग उसमें नहीं कर सकती है। तो ये भी एकदम सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एनुअल बजट कैन नॉट, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, उल्लेख है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति जो है सरकार को बोलता है कि आप जो है रखिए बजट को सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो राज्यसभा रख तो रखेगा दोनों सदन में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन बजट पे डिस्कशन होगा दोनों सदन में, लेकिन वोटिंग किस पे होता है? लोकसभा में होता है। राज्यसभा में बजट पे वोटिंग जो है उतना उसको कोई पावर नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कस वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है कि डिस्कस भी नहीं कर सकता। डिस्कशन करने का पावर दिया गया है, सदन डिस्कस नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम और आप करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर जो होगा 1 और 2। ठीक है, तो बाकी जब मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया तो डिटेल में बताया था कि जनरली दोनों को बराबर पावर है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में, जैसे मनी बिल हो गया, जैसे आपका जो डिमांड फॉर ग्रांट हो गया, जैसे बजट पे वोटिंग करने का हो गया, या सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन, न विश्वास तो प्रस्ताव लाने का बात हो गया। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है, डिसकंटिन्यू करना है, उस पर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा का स्पीकर ही जो है उसमें उसको हेड करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है उसको लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। तो कुछ केसों में लोकसभा का स्पीकर को या लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया, लेकिन नॉर्मल केस में दोनों को बराबर पावर दिया गया है। चाहे वो संविधान संशोधन बिल है, दोनों को बराबर पावर है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, दोनों को बराबर पावर है। ठीक है, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस तो होता है लोकसभा में, लेकिन दोनों सदन से पास होना ज़रूरी है। मनी बिल नहीं, फाइनेंस बिल मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 जो मैंने पढ़ाया है आपको पॉलिटी में। ठीक है, उसी तरह से अगर यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है, तो दोनों सदन में वो पास होगा। ठीक है, तो ये है। अगर कोई इमरजेंसी को लागू करवाना है तो दोनों सदन से पास होना पड़ेगा, और अगर इमरजेंसी को हटाना है तो सिर्फ लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को पावर नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, सिंपल बात है। तो 27 का आंसर होगा बी। इसके अलावा राज्यसभा को स्पेशल पावर, जैसे अखिल भारतीय सेवा बनाना है, ऑल इंडिया सर्विस। मान लो भारत सरकार कल को चाहती है कि हम एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया सर्विस बनाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के प्रस्ताव से ही बन सकता है। फिर अगर राष्ट्र हित में कोई कानून बनाना है, राज्य सूची में मान लो एग्रीकल्चर में कुछ कानून बनाना है राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, तो ये प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा ही पास कर सकता है। तो राज्यसभा को स्पेशल पावर भी दिया गया है कहीं कहीं, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इसी के अलावा वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाने का प्रस्ताव शुरू करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया नहीं जा सकता है। सिंपल बात है। ठीक है, तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी लोकसभा राज्यसभा के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 228, बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन हमारा है पॉलिटी का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1। ठीक है, वहाँ पे लक्ष्मीकांत सर ने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है क्या किया गया था कि जो सूची था, लिस्ट या सब्जेक्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंटर सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट। और स्टेट सब्जेक्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, ठीक है, इसमें जो गवर्नर हमारा था और एक उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो लोकसभा, वो जो है जो परिषद था, विधान परिषद, उसके सलाह पे लेता था, उसको हम लोग ट्रांसफ़र बोलते थे। रिजर्व में क्या होता था, गवर्नर ही उस पर फैसला लेता था। ठीक है, तो इसमें तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायर की, जहाँ पे आइटम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सेंटर स्टेट में। तो प्रोविंस मतलब प्रांतों में ये लाया गया था डायर की। ठीक है, समझ रहे हो। उसके अलावा इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि सरकार जो है, मतलब जो सदन है, वो बजट पे
डिस्कशन कर सकता है और वोटिंग भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि 1917 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है, वो जाके 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लागू हुआ, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते थे। मॉन्टेगू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, वो थे भारत के वाइसराय। कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तब, इसलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, जो हमारे सिख थे, सिख भाई बंधु थे, ठीक है, जो हमारे क्रिश्चियंस थे, ठीक है, और जो एंग्लो इंडियन थे और जो यूरोपियन थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, पृथक निर्वाचक चीज़ लाया गया। 1909 में मुस्लिम के लिए लाया गया था, 1919 में सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए, मतलब भारत को और तोड़ने का बात किया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन बना। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। और एक कमीशन भी बना था जिसका नाम है ली कमीशन। तो ली कमीशन के सलाह पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। इस कानून ने पहली बार जो बजट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये बजट जो है वो राज्यों का है, प्रांतों का है, और ये बजट जो है वो सेंटर का है। तो बजट को पहली बार डिवाइड किया गया, इसी में सब्जेक्ट को, सूची को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसी में डायरकी लाया गया राज्य में, इसी एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, इसी एक्ट में फिर सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए, इसी एक्ट में बोला गया कि आज से 10 साल बाद, मतलब 1919 में 10 साल जोड़ेंगे तो 1929 होगा। तो बोला 1929 में एक हम लोग कमीशन लेके आएंगे, ठीक है, जो देखेगा कि भारत में संवैधानिक सुधार जो हो रहा है सही हो रहा है या नहीं, और जो हम कानून लेके आए वो सही से लागू हो रहा है या नहीं संविधान। तो इसलिए अंग्रेज बोला था। तो आपको पता होगा कि 1927 में साइमन कमीशन आया था, आना चाहिए था 1929 में, लेकिन आया 1927 में, क्योंकि इलेक्शन था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि अच्छा दिखना दूसरे के नज़र में, कि हम भारत के प्रति एकदम सहानुभूति रखते हैं, इसलिए 2 साल पहले ही ला दिया। ठीक है, वही साइमन कमीशन आया था। तो उसके साइमन कमीशन के बारे में कहाँ लिखा था आएगा, वो लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि 10 साल बाद आएगा, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है, उसके साथ ही साथ इस कानून में बोल दिया गया कि लोगों को टैक्स वैक्स के आधार पे वोटिंग का अधिकार भी लोगों को दे दिया गया। फिर वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कार्यकारी परिषद था, टोटल उसमें 6 लोग थे। तो इस एक्ट में बोल दिया गया कि 6 में से 3 लोग जो है वो भारतीय होंगे। ठीक, 6 में से 3 लोग क्या होंगे दोस्तों, भारतीय होंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ लाया गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन सेंटर अभी भी, जो केंद्र सरकार था वो बहुत पावरफुल था, यूनिटरी गवर्नमेंट अभी भी एकांकी सरकार था। भले ये सब अरेंजमेंट किया गया कि बजट को अलग कर दिया गया, आइटम को अलग कर दिया गया, लेकिन अभी भी सरकार जो था वो यूनिटरी ही था। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पढ़िए 28 का। बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। ठीक है, ये तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, जिसमें वो बोला था कि अलग कर दो पावर सबका, लेजिस्लेचर का पावर अलग, जुडिशरी का पावर अलग, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर को अलग कर दिया गया कॉर्नवालिस ने। फिर बोल रहा था जुडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाँ, सही बात है। इस जो एक्ट था उसने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को बांट दिया, 2 पार्ट में बांट दिया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित और आरक्षित, है ना। इसको डायरकी बोलते थे, तो एकदम सही बात है, ऑप्शन बी। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट कि द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वाइसराय, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय का जो पद बनाया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो था उसके तहत बनाया गया था, जिसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके बारे में ये तो पूछ नहीं रहा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बाकी क्या क्या मैंने बताया वो आप ध्यान में रखिएगा, आपको मदद करेगा दोस्तों। जब प्रीलिम्स में पेपर रिपीट होता है ऑप्शन के साथ मैंने बता रहा हूँ, तो वो सॉल्व करने में मदद करेगा, इसलिए मैं डिटेल में आपको सब चीज़ बता देता हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूछा है कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन लेके आएगा, लेकिन हम लोग डिटेल में तैयारी कर रहे हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा लेबर ब्यूरो, कि लेबर के बारे में बोल रहा है, वर्कर के बारे में तो निकाल रहा है लेबर ब्यूरो। लेकिन यूपीएससी यही क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, यूपीएससी पूछ सकता है सीपीआई के बारे में डिटेल में बताओ, कोई भी सीपीआई पूछ सकता है, अर्बन रूरल, तो हमें सीपीआई के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई से हम लोग उसको कंपेयर भी करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं सीपीआई के बारे में। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा पेज को करते हैं बड़ा और एक खोलते हैं ब्लैंक पेज। ठीक है, वहाँ पे आपको हम सीपीआई के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सीपीआई है उसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सीपीआई से हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो महंगाई नापने का आधार है सीपीआई। सीपीआई जो होता है दोस्तों वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला टाइप है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनका हम लोग महंगाई निकालते हैं। फिर उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनका तनख्वाह वनख्वाह कितना बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो है 2016। ठीक है, दूसरा है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, जो कृषि में जो मजदूर होते हैं उनका सीपीआई निकालते हैं। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, 1986-87 है। तीसरा है सीपीआई रूरल लेबर, जो ग्रामीण मजदूर होते हैं उनके लिए सीपीआई निकालते हैं। इसका बेस ईयर 1986-87। तो ये जो तीनों है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर के लिए तीनों का जो सीपीआई निकालता है वो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो लेबर ब्यूरो होता है, श्रम ब्यूरो, वो निकालता है। ठीक है, समझ गए। चौथा जो सीपीआई है वो है आपका सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। यहाँ पे कोई लेबर का बात नहीं हो रहा है, ये ओवरऑल रूरल एरिया, अर्बन एरिया और कंबाइंड मतलब रूरल अर्बन दोनों का निकाल रहा है। ठीक है, जिसको कैलकुलेट करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये सीएसओ था और एनएसएसओ था, पहले 2 संस्था था। ठीक है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को भारत सरकार ने मर्ज करके, ठीक है, एक संस्था बना दिया एनएसओ। ठीक है, तो 2019 में सरकार ने इसको मर्ज कर दिया, सीएसओ और एनएसएसओ को, और बना दिया एनएसओ। तो जो एनएसओ संस्था है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो मंत्रालय है, उसके अंदर है एनएसओ करके एक नाम का संस्था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, वो इसको कैलकुलेट करती है। ठीक है, सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड को। इसका जो बेस ईयर है वो है 2012। तो क्या पता यूपीएससी बेस ईयर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा सबका बेस ईयर मतलब उस साल के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी चीज़ का महंगाई देखते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, जो सीपीआई अगर हम बात करें रूरल का या अर्बन का या कंबाइंड का, इसमें टोटल हम 448 आइटम को कवर करते हैं। अगर गांव में कवर करेंगे तो 448 चीज़ में महंगाई देखेंगे, और शहर का अगर निकालेंगे तो 460 आइटम अर्बन एरिया में देखेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पे हम लोग जो डियरनेस महंगाई भत्ता निकालते हैं वो सीपीआई के आधार पे ही निकालते हैं, डब्ल्यूपीआई के आधार पे नहीं निकालते हैं। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम लोग जो महंगाई भत्ता निकालते हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारियों का या सरकारी कर्मचारियों का, वो किसके आधार पे निकलता है, वो सीपीआई के आधार पे निकलता है। ठीक है, समझ में आया। बेस ईयर कितना है, 2012। ठीक, हमारा जो आरबीआई है, जो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है 4% ±2%, मतलब 2 से 6% के बीच में महंगाई को जो टारगेट कर रहा है, उसके लिए भी वो सीपीआई कंबाइंड को ही देख रहा है, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड वाला को। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। मैं इन्फ्लेशन पढ़ाया हूँ आपको मुरनाल सर में, वहाँ देखिएगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, अगर आपने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, 1 जनवरी 2024 से मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें पूरा प्रीलिम्स का तैयारी करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, डिटेल में नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक, और सब स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ाएंगे और नोट्स एकदम स्टैंडर्ड्स देंगे, 3-4 बुक का एकदम मिला के एकदम मज़ा वाला नोट्स, मज़ेदार आएगा पढ़ने में, आप क्लास करिएगा। ठीक है, और टेस्ट होगा पूरा। ठीक है, पीवाईक्यू करवाया जाएगा, सबका पीवाईक्यू फिर से करवाएंगे नोट्स के साथ, नोट्स भी देंगे उसमें, और करेंट अफेयर करवाएंगे और सीसेट। ये सारा चीज़ कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। क्लास होगा 1 जनवरी 2024 से, और फ़ी होगा मात्र 299 रुपीज़। कोर्स चलेगा 5 से महीना तक, पूरा मई तक। तो जो बच्चे 2024 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा एकदम रामबाण है। 5 महीना रगड़ के पूरा तैयारी हो जाएगा एकदम। 2-3 बार रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, 299 रुपये में। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं 2025 में, 26, 27 में जो भी, तो उनके लिए उपयोगी होगा। स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जीएस का पोर्शन सबका अच्छा है ना, सबका कंबाइंड है। तो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो 23 दिसंबर को किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए हम 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को एक लेक्चर लेके आएंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप 299 वाला कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और पूरा अस्त्र शस्त्र लेके एकदम जब जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में 26 मई को प्रीलिम्स में, तो फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का टेक्निक ही उस तरह से पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एकदम गहराई में। आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं
तो खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन पढ़िए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हम जो है एकदम सही दिशा में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ आप लोग को उल्टा पुल्टा नहीं बताते, ना कोई टाइम पास होता है, बस पढ़ाओ 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 और एकदम टू दी पॉइंट, और जो ज़रूरी है वो सब पढ़ाई, बकवास कुछ नहीं। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो हेडलाइन एलिवेशन भी हम लोग टारगेट करते हैं दोस्तों सीपीआई को ही, कंबाइंड वाले को। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बता दो कि सीपीआई तो आपने इतना बोल दिया, अच्छा ये बता दो कि डब्ल्यूपीआई से कैसे वो अंतर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीपीआई का बेस ईयर कितना था, 2011-12, या इसको हम लोग 2012 बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, सीपीआई का बेस ईयर कितना मैंने बताया था, 2012। ठीक है, डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है दोस्तों वो है 2011-12। तो एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सीपीआई यहाँ पे हम कंबाइंड का बात कर रहे हैं। देखिए सीपीआई अर्बन में कितना चीज़ हम लोग देखते थे, मैंने आपको ऊपर बताया। अर्बन में देखते थे 460 आइटम को कवर करते थे, रूरल में 448 आइटम को। सीपीआई कंबाइंड में जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं आइटम को, वो 200 आइटम को कर रहे हैं। तो सीपीआई कंबाइंड में 200 आइटम को कवर करते हैं, डब्ल्यूपीआई में हम लोग 697 आइटम को कवर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेवा क्षेत्र को हम लोग सीपीआई में देखते हैं कंबाइंड में, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई में नहीं देखते हैं। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहने का तात्पर्य है, जैसे कि देखो एक बड़ा सा दुकानदार है, ठीक है, इससे आपने सामान लिया, तो ये जिस रेट में सामान ख़रीदा होगा वो अलग होगा, ये जो आपको बेच रहा है वो अलग है। तो जिस रेट पे आप सामान ख़रीद रहे हो वो आप कंज्यूमर हो, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस। और चूँकि जिस रेट का ये दाम बढ़ रहा है आपके लिए, उसको बोलेंगे सीपीआई। और ये जो होलसेलर मतलब जो दुकानदार कहीं और से ख़रीदता होगा होलसेल में, उसके लिए जो महंगाई बढ़ रहा है उसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डब्ल्यूपीआई। यही अंतर है। तो सीपीआई अच्छा होता है क्योंकि ये कंज्यूमर का डायरेक्ट इम्पैक्ट बताता है। ठीक है, तो ये हो गया। सर्विस क्षेत्र भी जो है सीपीआई में कवर है, डब्ल्यूपीआई में नहीं है। ठीक है, सीपीआई में जो फूड आइटम है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, तकरीबन 46%। अभी हम आपको बताएंगे, तकरीबन 46% वेटेज जो है सीपीआई में फूड आइटम को दिया गया है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में फूड आइटम को वेटेज उतना नहीं दिया गया है, 22% ही दिया गया है। ठीक है, समझ गए। सीपीआई जो है दोस्तों उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि हमको एक कंज्यूमर का देखना है, होलसेल वाला तो तुरंत फटाफट निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया ना, और कुछ उतना काम का नहीं है। ठीक है, अब देखिए सीपीआई में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कौन कौन सा आइटम इसमें देखते हैं। तो आइटम को हम लोगों ने 6 चीज़ में डिवाइड किया है। सीपीआई में जो भी आइटम लेते हैं उसको 6 चीज़ में डिवाइड किया। टोटल आइटम कितना है, अगर हम शहर का देखेंगे तो 460, गांव का देखेंगे तो 448। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने बताया था आपको, एक मिनट यहाँ देखो, हाँ 448 गांव में, 460 शहर में, और ओवरऑल कितना है 200 कंबाइंड है ना। तो सीपीआई जो है टोटल 6 चीज़ में कवर होता है। एक है खाना, फूड एंड बिवरेज, खाद्य एंड पेय पदार्थ, बिवरेजेज। दूसरा है पान पत्ता, पान का पत्ता, तंबाकू, ये भी इसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या महंगाई है। या फिर दारू, इंटॉक्सिकेंट्स, इसमें भी देखते हैं क्योंकि इसको भी पर्सन जो है कंज्यूम करता है, और ये भी एक व्यक्ति का आय का बहुत पैसा इसमें भी जाता है। उसका तीसरा चीज़ है कपड़ा और चप्पल। ठीक है, फिर अगला है घर, हाउसिंग, हाउसिंग भी हम लोग सीपीआई में देखते हैं। फिर है अगला है फ्यूल एंड लाइट, ईंधन और जलाने का जो चीज़ होता है। और लास्ट है मिसलेनियस, मिश्रित चीज़। तो टोटल 6 चीज़ सीपीआई में हम लोग कवर करते हैं, 6 आइटम। ऐसे तो आइटम है 200, लेकिन उसको 6 चीज़ में हम लोग 6 प्रकार में हम लोग बांटे हैं। फूड एंड बिवरेजेज, पान तंबाकू गुटखा, इंटॉक्सिकेंट, चप्पल हवाई चप्पल उपल, जूता चप्पल वही सब, क्लोथिंग, चप्पल मतलब सिर्फ चप्पल नहीं, जूता भी इसमें शामिल है। ठीक है, और घर, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलेनियस। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है फूड का, मैंने बताया कितना था, 46%। ठीक है, उसके बाद जो वेटेज है वो है आपका मिसलेनियस का 23% के आसपास, सॉरी 28% के आसपास। कितना है, 28%। फिर जो वेटेज है वो है घर का, कितना है, 10%। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। और सबसे कम वेटेज जो है वो है पान तंबाकू गुटखा, कितना है, 2.3%। तो ये थोड़ा याद कर लीजिए। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए ये है, तो ये सीपीआई के बारे में कंप्लीट था। बाकी इकोनॉमी में जब हम आपको 1 जनवरी से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
जो हमारा क्वेश्चन था कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर कौन निकालता है, तो लेबर ब्यूरो निकालता है। बाकी कौन क्या करता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है डिटेल में, है ना। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो है दोस्तों भारत में जो बजट है यही डिपार्टमेंट बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। लेबर ब्यूरो के बारे में मैंने बता दिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये DOPT जो है, ये तो जो ट्रेनिंग देती है सिविल सर्वेंट्स को सेंट्रल लेवल पे, वो यही डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ जानने का है नहीं। 29 का होगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब। आइस क्यूब के बारे में हमें बताना है। अगर इसका हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी देख लीजिए। बोल रहा है आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचार में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण समसूचक आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि, तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, साइंस टेक का, आपको दिख रहा होगा। आइस क्यूब साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में भी था। प्लस ये देखिए बोल रहा है आइस क्यूब क्या था। तो ये आइस क्यूब क्या था ना, कि हमारा जो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका है वहाँ पर बर्फ़ के नीचे एक हम लोग रिसर्च करने के लिए, न्यूट्रिनो पे रिसर्च करने के लिए एक हम लोग प्रोजेक्ट चलाएँ, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किए हैं, एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप को बर्फ़ के अंदर घुसा के रखे हैं अंटार्कटिका में, और वहाँ से हम लोग आकाश को देखते हैं और देखते हैं कि आकाश में किस तरह से अलग अलग पार्टिकल का निकलता है, कैसे आकाश बना हुआ है, कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे मूवमेंट होता है, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, जिसमें बहुत सारा किलोमीटर ऑफ आइस में ये फैला हुआ है। फिर पावरफुल टेलीस्कोप है जो डार्क मैटर को पढ़ेगा। पृथ्वी में आकाश में आपको जो दिखता है कि कहीं पूरा अंधेरा अंधेरा, तो उसी को हम लोग डार्क मैटर बोलते हैं, ठीक है। उसको वो स्टडी करेगा। फिर इट इज़ बड़ी डीप इन द स्काई आइस, ये भी सही है, बर्फ़ में डूबा हुआ है। तो ये साइंस टेक का है। जब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे न्यूट्रिनो क्या होता है, किस तरह से उसको हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। भारत का प्रोजेक्ट है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो आपको पता होगा हम लोग लगा रहे हैं, है ना। साउथ इंडिया में थेनी करके एक जगह है, वहाँ पे लगा रहे हैं, ऊटी के पास, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इसका जो आंसर है वो तीनों सही है, ठीक है। तो ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। जब हमको साइंस टेक पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। साइंस टेक हम स्टार्ट करने वाले 20 दिसंबर से। तो 20 दिसंबर को पहला लेक्चर आएगा साइंस टेक का, जरूर देखिएगा। आपको साइंस टेक बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आपको पता होना चाहिए कि साइंस टेक में UPSC करंट अफेयर से उतना नहीं पूछता है, लेकिन सब लोग करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे, स्टैटिक कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप सब सब्जेक्ट का करंट अफेयर पढ़ते हैं और स्टैटिक भी पढ़ते हैं, तो आप एक चीज़ का क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप साइंस टेक आप क्यों छोड़ देते हैं स्टैटिक? क्या साइंस टेक का स्टैटिक नहीं होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टैटिक नहीं है कि मिसाइल क्या होता है? डिफेंस का अपना स्टैटिक नहीं है? अलग अलग टाइप का ऑर्बिट्स होता है, तो सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो लेकिन साइंस टेक कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस टेक, क्योंकि हर साल UPSC में 10 से 12 क्वेश्चन साइंस टेक से आते हैं, और इसमें मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ही होंगे जो करंट अफेयर से होगा। बाकी आपका 9 से जो 10 क्वेश्चन है वो आपका आएगा किससे? स्टैटिक पोर्शन से। और बिना स्टैटिक पोर्शन पढ़े आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा साइंस टेक का, और प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत होगा। क्योंकि आप देखिए बाकी लोग तो साइंस टेक पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मज़ा आएगा आपको, तो आपका आसानी से 10-12 क्वेश्चन सही कर लेंगे। 10-12 भी नहीं करेंगे, चलिए 7-8 तो सही होगा। तो 7-8 सही होने का मतलब 14-15-16 नंबर, तो आपका 13-14-16 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे ही प्रीलिम्स निकाल देंगे, है कि नहीं। तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा दोस्तों डी, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख के आराम से पढ़िए। और जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, पेन लेके थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिए। बाकी मैं इसका नोट डिटेल में आपको दे दूंगा, लेकिन खुद से भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपको भी राहत मिलेगा। और जो होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर कीजिए, ये आप ही लोग के लिए है। और क्वेश्चन UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑप्शन से रिपीट करते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तभी आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर नहीं आता है, लेकिन आता है, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ ये इस लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं कि आप जो है मन लगा के पढ़ाई करेंगे और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उसको अमल करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।